गुरुजी की प्यारी संगत जी, सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, लव यू गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का दर्शन कर लीजिए। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं जो गुरुजी का दर्शन पा रहे हैं। गुरुजी साक्षात महाशिव हैं, भोलेनाथ हैं। जय गुरुजी। गुरुजी के आशीर्वाद से, गुरुजी के कृपा से लखनऊ में गुरुजी का अद्भुत डिवाइन ब्यूटीफुल सत्संग दिनांक 17 मार्च 2024 को लखनऊ के संगत के सहयोग से संपन्न हो गया है। गुरुजी सत्संग में आए और सारी संगत को ब्लेस किए। जय गुरुजी। संगत जी, यह सत्संग बहुत ही अनोखा ब्यूटीफुल सत्संग है। हमारे कई वहमों को यह सत्संग बाहर निकालेगा जो हम अनेकों भ्रम पाल लेते हैं। अभी आप आगे सुनेंगे अंकल आंटी जी का सत्संग कि गुरुजी को अंकल जी कैसे नहीं मानते थे। वो बहुत गुरुओं से मिल चुके थे, लेकिन ये गुरु कुछ अलग ही थे। तो आइए पूरी जर्नी अंकल जी से सुनते हैं संगत जी, और गुरु जी से एक अरदास भी करते हैं। चलिए सुनते हैं। जय गुरु जी। महाराज गुरु जी, आज के जहाँ पाठ सेवा सत्संग सिमरन करते समय हम बहुत सारी भूल चूक गलतियां होती हैं। गुरु जी महाराज क्षमा कीजिएगा एवं सद्बुद्धि दीजिएगा गुरु जी। गुरु जी, आज की सांझी अरदास हम सब जीव जीव जंतुओं की तरफ से आपके श्री चरणों में। हे परम पिता परमेश्वर निर्विकार गुरु ईश्वर गुरु जी महाशिव, आप ही हम सबके माता पिता, आप ही हम सबके सखा बंधु, आप ही हम सबके शिव माँ पार्वती, आप ही हम सबके रुद्र महेश्वर भोले शिव शंकर नीलकंठ ब्रह्मेश्वर महादेव ईशान पशुपति पिनाक मुनि शूरपाणी माँ पार्वती माँ गौरी माँ अम्बे माँ अम्बे माँ सीता माँ उमा माँ दुर्गा माँ महाकाली गुरु जी महाराज, आप ही लक्ष्मी नारायण, आप ही सरस्वती ब्रह्मा, आप ही जय सिया राम, आप ही लॉर्ड अल्लाह लॉर्ड जीसस लॉर्ड धन गुरु नानक देव जी महाराज एवं अनेक अनेक जीव जीव जंतुओं के गुरु जी महाराज, आपके श्री चरणों में अनेक अनेक कल्पों कल्पांतर बस एक निरंकार निर्विकार ईश्वर के अनेक 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 रूपों में अनेक अनेक रिश्ते चलते आए, चल रहे हैं, सदा सदा चलेंगे महाराज। गुरु जी, आप दयालु ईश्वर, हम सब जीव जीव जंतुओं के दुख रोग कष्ट मारे कर्मों न जाने कौन कौन सी परेशानियों को हरते आए हैं, हर रहे हैं महाराज। महाराज, हम सब जीव जीव जंतु की तरफ से यही अरदास है आपके चरणों में कि आप समस्त कल्पों में शिव निरंत में सर्वशक्तिशाली सर्वशक्तिमान सर्वत पवित्र सर्वत निर्विकार सर्वत पुलिस सर्वत दयालु सर्वत सुखी सर्वत स्वस्थ रहे हर कण हर क्षण हर पल में। गुरु जी महाराज, आपकी सदा जय जयकार गुरु जी। इसके अंदर की वो बड़े हैंडसम गुरु जी हैं और बड़े अच्छा चोला उन्होंने पहना होकर फोटो किया हुआ था। मैं और गायत्री आंटी इकट्ठे ज्वेलरी का काम करते हैं, तो गुरुजी गायत्री आंटी को बोलते थे चौधरी ने बुला के लिया, ब्लेस करना है। पर मेरा इंटरेस्ट बहुत कम होता था किसी भी गुरु से मिलने का, क्योंकि पहले मैं 2 ऐसे बड़े बड़े गुरुओं से मिल चुका था और उनके साथ मेरा स्टोन्स बर्थ स्टोन्स का बिजनेस था उनके साथ। उनको बर्थ स्टोन्स तो दे देता था पर पेमेंट के लिए बड़े मुश्किल होती थी। उस समय मैं नहीं जानता था कि महाराज कौन है। मैंने कभी एक अकाउंट ऑफ मोर खोल देंगे और मुश्किल में आ जाएंगे, मुझे नहीं जानना है गुरु जी के पास। 2 बारी 3 बारी 4 बारी मैसेज आया, बट आई वॉज रिलक्टेंट कि मैं नहीं जाऊंगा। तो फिर चुप हो गई, गायत्री आंटी कहना बंद कर दिया उन्होंने। पर एक दिन गायत्री आंटी की गाड़ी नहीं थी उनके पास, और गायत्री आंटी मॉर्निंग टिल इवनिंग मुझे सत्संग सत्संग और सत्संग करती रहती थी मेरे साथ। कोई और टॉपिक नहीं होता था, ओनली सत्संग। तो एक दिन उनके पास गाड़ी नहीं थी, तो मैं उनके घर गया ड्रॉप करने उनको। तो उस टाइम पे हम पटेल नगर रहा करते थे दिल्ली में। तो आंटी ने कहा आप अंदर आ जाओ, आपने बहुत दूर जाना है तो कॉफी लेके जाना। आई सेड फाइन। जब मैं अंदर गया तो उनके फादर इन लॉ बैठे थे, मिस्टर सबरवाल, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। और बैठते ही उन्होंने भी सत्संग करना शुरू कर दिया। मैंने कहा यार इन लोगों के पास और कोई टॉपिक नहीं है, सिर्फ सत्संग सत्संग ही करते रहते हैं। अभी सारा दिन तो सुन के आया हूँ। और अंकल ने फिर शुरू कर दिया। एनीवे, सत्संग सुन के कॉफी लेके आ गए। कोई 15 डेज, अराउंड 15 डेज के बाद फिर सेम हुआ कि मैं उनको ड्रॉप करने गया गायत्री आंटी को। तो फिर उन्होंने कहा कि आप कॉफी लेके जाना। और सबरवाल साहब कहते हैं कि आप
सूफी नाइट्स वगैरह का शौक रखते हो? ऐसे हाँ जी रखता हूँ। कहने मैं ना आपको पास दूंगा, हंसराज हंस आ रहे हैं तो उनका प्रोग्राम है, उसका मैं पास दूंगा आपको। मैं बड़ा खुश हो गया, मैंने कहा अच्छा जी। तो उन्होंने कहा कि मैं भेज दूंगा आपको। बहुत दिन हो गए, जिस दिन को उन्होंने बोला था वो डेट भी आ गई। मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा अंकल वो पास नहीं आए। तो कहने लगे कोई बात नहीं, गायत्री आपको दे जाएगी, उसके पास पास है, वो सब जानती है। ठीक है। तो हम गायत्री आंटी के साथ, मैं, मेरी वाइफ और गायत्री आंटी चले गए, बड़े मंदिर पहुंच गए। तो वहां हंसराज हंस का प्रोग्राम चल रहा था और गुरु महाराज बैठे हुए थे। जब मैंने देखा तो उनका ऑरा इतना स्ट्रांग था, वैसे गुरु तो धरती पे आ ही नहीं सकते। जिन गुरुओं से हम मिलते थे उनका इनका कोई मैच ही नहीं था आपस में। वो तो टोटल कमर्शियल गुरु थे और ये तो महाराज का ऑरा ही अलग था। उनको देखते ही बड़ा मन किया कि इनसे अब जाके मिला जाए। ये महाराज हमें बुला रहे थे। तो मैंने गायत्री आंटी को बोला भी अब मुझे इंट्रोड्यूस करवाओ। आप तो कहते हो कि वहां जाके इंट्रोड्यूस करवाना होता है नई संगत को। शी सेड यहाँ तो बड़ा मुश्किल है। मैंने उनको थोड़ा फोर्स किया, नहीं नहीं मुझे मिलना है, अभी मिलवाओ मुझे तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है महाराज के साथ को देख के। तो शी सेड अच्छा मैं कोशिश करती हूँ। जो ही हम थोड़ा आगे बढ़े तो वहां हंसराज हंस के साथ भंगड़े वाले भी थे बहुत सारे। तो भंगड़े वालों ने घेरा डाल दिया महाराज के आसपास और ब्लेस करने लगे। तो गायत्री आंटी कहने लगे बस ये भंगड़े वाले हटेंगे तो मैं आपको मिलवा दूंगी, गुरुजी ने हमें देख लिया है। तो ऐसे ओके। इससे पहले कि भंगड़े वाले हटे, गुरुजी उठ खड़े हुए और मंदिर की तरफ जाने को एक गेट होता था छोटा सा, जो पार्किंग एरिया से मंदिर की तरफ खुल जाता है। अभी भी है वो गेट छोटा सा, फंक्शन से जो खुलता है। तो गुरु महाराज उधर से उनको जाना था, तो 4 लोग गुरुजी के साथ हो गए, 2 इधर 2 उधर, कि संगत कोई बीच में ना आए। और मेरी इच्छा इतनी ज्यादा थी कि मैं भी उनके साथ खड़ा हो गया, 4 लोगों के साथ। वो 4 तो सेवादार थे और अंदर चलने लगे, मैं भी साथ चलने लगा। चलते चलते गुरु महाराज की फ्रेग्रेंस इतनी तेज थी और इतनी अच्छी थी कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैं गुरुजी के शोल्डर से शोल्डर टच करने लगा। 2-3 बार शोल्डर टच किए तो गुरुजी ने बड़ी तिरछी नजर से मेरी तरफ देखा भी सही, पर मैं बस अब क्या कहूँ, उस टाइम किस होश में किस बेहोशी में था मुझे समझ नहीं आई। मैं फिर भी महाराज के साथ चलता रहा और अपने मन में सोचा इतनी संगत है, क्या पता लगता है महाराज को मैं कौन हूँ कौन नहीं हूँ। तो मैं अपना चलता ही रहा। रंगोली पे वो 4 सेवादार तो रुक गए। मैं उसके बाद भी हॉल में से क्रॉस करके गुरुजी के साथ आगे बढ़ता गया। अब गुरुजी और मैं थे आगे। वो जिस एरिया में आजकल गुल्लक होती हैं, गुल्लक वाले एरिया से जाके गुरुजी अपने रूम में जाने लगे, मैं भी उनके साथ चलने लगा। तो वहां गायत्री आंटी के हस्बैंड अर्जुन जी वहां खड़े थे। वो कहने लगे भैया इससे आगे आप नहीं जा सकते। मैंने कहा यार क्यों, गुरुजी तो कुछ नहीं कह रहे। कहते नहीं भैया मैं बड़ा हैरान हूं कि आप यहाँ तक भी कैसे आ गए। मैंने कहा यार गायत्री आंटी रोज बोलती हैं कि गुरुजी बुला रहे हैं और आप मुझे रोक रहे हो। तो हाथ जोड़ने लगे, कहते नहीं भैया यहाँ से आगे नहीं जा सकते। खैर मैं निराश होकर वापस आ गया, पर फिर भी खुश था कि महाराज के साथ मेरे थोड़ा उनका वो ले ली, मैंने सुगंध ले ली। फिर हमने, मेरी वाइफ कहने लगी भी अब तो चलना चाहिए, गुरुजी के पास जाना चाहिए किस दिन। तो हमने गायत्री आंटी को कहा कि अब हमें ले चलो। तो नेक्स्ट डे अर्जुन जी आए शॉप पे और कहने लगे गुरुजी कह रहे थे चौधरी चुस्त है, कि वही एकदम से ही ऐसे आ गया। तो गायत्री आंटी हमें गुरुजी के पास ले गई। तो हम उससे पहले मैंने जैसे कहा है कई गुरुओं से हम मिले हुए थे, मंदिरों में भी जाते थे। तो वहां जो भी लोग हमें आशीर्वाद देते थे उनका तरीका अलग होता था। कोई थपकी देता था,
कोई कॉइन्स देता था हाथ में, कोई फ्लावर देता था, कोई फ्रूट देता था, कोई मिठाई देता था। पर ये महाराज के पास जब गए, महाराज ने कहा वर्बली चलो ब्लेसिंग हो गई। मुझे कभी ऐसा ब्लेसिंग लेने का एक्सपीरियंस था नहीं, तो मैंने कहा गुरुजी नहीं हुई। गुरुजी कहने लगे चौधरी ब्लेसिंग हो गई है, फिर गुड़गांव आवांगे। तो मैंने कहा गुरुजी नहीं हुई। जब मैंने सेकंड टाइम की नहीं हुई, तो एक सेवादार जो वीवीआईपी संगत मतलब हैं, वो बैठे हुए थे और वो मेरी तरफ उंगली करके कहने लगे कि अंकल ऐसे नहीं कहते। मैंने भी उनकी तरफ उंगली करके कहा, मैंने कहा जी आप अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। फिर मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी कहते नहीं हुई ब्लेसिंग। मैं कहा गुरुजी नहीं हुई। गुरुजी कहते बैठ जा। फिर उन्होंने आगे आगे बैठा दिया मुझे और जोशी अंकल को इशारा किया और कहा कि चौधरी ने सत्संग सुना। जोशी अंकल बैठ के सत्संग सुनाने, पर मैं उस टाइम पे बहुत बोर हो जाता था ये सत्संग सुन के, क्योंकि सारा दिन मॉर्निंग टिल इवनिंग सत्संग ही सुनता था। पर जोशी अंकल के सचमुच बहुत ही अमेजिंग सत्संग थे। सुनता तो बड़े में ध्यान से था, पर फिर भी थोड़ा सा रुचि कम थी इतने सत्संग सुनने की। कुछ समय के बाद संगत बहुत कम रह गई, बाकियों को महाराज ने आज्ञा दे दी और गुरुजी अपने रूम में चले गए और वहां से एक हैंडसम स्मार्ट बॉय बन के बाहर निकले। ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक ट्राउजर एंड ऑरेंज टी शर्ट पहनी हुई थी महाराज ने और बहुत ही बढ़िया स्पोर्ट्स शूज, और महाराज वॉक के लिए चले गए। कोई 20-25 मिनट और मे बी हाफ एन आवर के बाद जब महाराज आए वापस, तो नीचे कारपेट पे बैठ गए और मेरा बहुत ही मन था कि गुरुजी के बिल्कुल पास जाके बैठूं, वही फ्रेग्रेंस एक बार दोबारा लूं। गुरुजी ने उसके बाद सेकंड राउंड लंगर करवाया, फिर चाय प्रसाद, फिर हलवा प्रसाद। उसके बाद गुरुजी ने बहुत सारे लोगों को और आज्ञा दे दी। इन द मीन टाइम मैं खिसकते खिसकते गुरुजी के काफी नजदीक पहुंच गया। जैसे 7-8 फुट दूर बैठा था तो 2 फुट पे आके पास बैठ गया। गुरुजी ने गायत्री आंटी को कहा, गायत्री उत्थे जाके जहाँ म्यूजिक चलता था उसके पास में जाके सत्संग सुना सबको। तो गायत्री आंटी वहां चली गई और जितने भी लोग थे, जितनी भी संगत उस टाइम बची हुई थी, उन सब ने गायत्री को घेरा डाल के और सत्संग सुनने लगे। पर मैं नहीं गया वहां से। मैं गुरुजी के चलते चलते और पास आ गया, कोई 1 फुट के नजदीक। तो गुरुजी कहने लगे, चौधरी जा गायत्री सत्संग कर रही है, सत्संग सुन। मैं कहा गुरुजी ये कहानियां मैं रोज सुनना। गुरुजी कहते कहानियां? मैं वही चीज हुई सत्संग। गुरुजी कहते फिर सुन और ब्लेसिंग होएगी। और मेरा मन था नहीं महाराज के यहाँ से हटने का। मैं कहा गुरुजी होते कान तो सुननी है ना, मैं सुन रहा। गुरुजी कहते हैं तू वकील है? मैं कहा नहीं गुरुजी मेरा तो ज्वेलरी का काम है। कहते तू वकील है? मैंने कहा मेरे ब्रदर वकील हैं। मैं तो गुरुजी ने फिर तीसरी बारी कहा तू वकील है। फिर मैं चुप हो गया। महाराज की ब्लेसिंग्स के पीछे पता नहीं क्या होता है, वो वही जाने। आज सच में मेरे को बहुत सारे थोड़े लॉ वगैरह आना शुरू हो गया है। बिना डिग्री का मैं वकील हूँ और मेरा बेटा जो है वो वकील है, इज ए वेरी गुड एडवोकेट नाउ। ये सब महाराज की ब्लेसिंग्स होती हैं। तो जब महाराज ने ऐसे पूछा 2-3 बार मुझसे वकील है, तो मुझे ऐसी फीलिंग हुई कि अब थोड़ा सा मैं गुरुजी के साथ फ्री हो सकता हूँ। मैंने गुरुजी को, गुरुजी एक चीज चाहिए थी। तो गुरुजी ने बड़ी जोर से बोला, मांग की मांगना है। जब गुरुजी ने ये बोला तो गायत्री आंटी का भी सत्संग रुक गया और सभी लोग एकदम चुप हो गए, जैसे स्टोन की तरह बन गए, स्टैचू हो गए। तो गुरुजी कहते, मैंने कहा गुरुजी सीडी चाहिए सी। गुरुजी कहते सीडी? केड़ी सीडी चाहिए तेनों? मैं कहा गुरुजी वो हंसराज हंस के प्रोग्राम की। गुरुजी कहते तू की करेगा? मैं कहा गुरुजी मैं कुड़ी नूं दिखावांगा। कहते वो की करेगी? मैं कहा वो देखेगी, खुश होएगी। गुरुजी कहते क्यों? मैं कहा गुरुजी वो शिव भक्त है,
तो देख के बहुत खुश होएगी। गुरु जी ने जोर से बोला, गायत्री पहली सीडी आए चौधरी ने देना। मैंने कहा, अच्छा जी गुरु जी। थोड़ी देर बाद गुरु जी कहने लगे, उन हो गई ब्लेसिंग? मैंने कहा गुरु जी हो गई। कहते फिर आया करो, जाओ ऐश करो। तो हमें नहीं पता था कि महाराज के सिर्फ एक ऐश करने से ही आप सारी जिंदगी ऐश कर सकते हो। तो हम घर आ गए। फिर उसके बाद हमने ऑलमोस्ट 4 दिन जो संगत डे थे गुरु जी महाराज के, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, हमने जाना शुरू कर दिया। कोई जाते हुए हमें मेरे ख्याल 2 और 3 वीक्स हुए थे। तो मैंने एक दिन देखा कि गुरु महाराज थोड़े उदास से बैठे हुए, क्योंकि पहले हम जब भी जाते थे गुरु जी की कोई ना कोई सेवा करता रहता था। कभी लेडीज, कभी जेंट्स, कभी बच्चे, कभी बुजुर्ग, कोई ना कोई उनकी हाथ की पांव की कोई ना कोई सेवा करते रहते थे। पर ये सीन हमने कभी नहीं देखा था कि कोई भी सेवा नहीं कर रहा। आई थॉट दैट वाज माय फीलिंग कि गुरु जी यार आज उदास बैठे हैं कुछ, और कोई उनकी सेवा नहीं कर रहा। तो मैं उठ के गुरु जी के पास चला गया। मैंने कहा गुरु जी थोड़ी सेवा करनी सी। गुरु जी कहते की? मैं कहा गुरु जी थोड़े चरण दबाने सी। गुरु जी ने से हाथ आगे करके पीछे हो जा, और ये कनेक्शन नहीं होया। बड़ी जोर से बोला। आई फेल्ट वेरी बैड कि सारी संगत के सामने गुरु जी ने ऐसे बोल दिया कि मैंने मांगा क्या था जो गुरु जी ने इतना डांट दिया मुझे। हमें तब बिल्कुल भी समझ नहीं थी, बहुत नादान थे, कुछ भी अकल नहीं थी कि क्या तरीका होता है महाराज से मिलने का, कुछ आइडिया नहीं था। पर आके हमने सोचा कि अब गुरु महाराज ने इतना डांट दिया है तो अब हमारा शायद गुरु जी के यहाँ इतना ही था जाना, अब हम नहीं जाएंगे। मेरी वाइफ भी मुझे समझाने लगी कि ऐसे नहीं करते, गुरु जी तो महापुरुष हैं, महापुरुषों की बात को ऐसे ही नहीं रहते। बट हमारे में ईगो होती है या जो भी होता है, पता नहीं क्या होता है। मैंने कहा हम तो नहीं जाएंगे। गायत्री आंटी को अभी हमारा यहीं तक ही था, हम नहीं जाएंगे। तो बहुत समझाने लगी कि गुरु जी तो आपकी नेगेटिविटी हटाते हैं, वो उनकी डांट में ब्लेसिंग्स हैं, बहुत कुछ समझाने लगी। पर हमें समझ नहीं आई कुछ भी। बट उसको बोलते थे हम नहीं जाएंगे, बस हो गया हमारा जितना जाना था। शाम होते होते फिर पहुंच जाता था गुरु जी के मंदिर एम्पायर स्टेट में। जैसे कोई एडिक्ट लोग होते हैं, महाराज की एडिक्शन हो गई थी। रोज रात को यही सोचना कि आज गया हूं, कल से मैं नहीं जाऊंगा। सुबह तक कहता रहता था नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा। शाम होते होते फिर गुरु महाराज के यहाँ पहुंच जाता था। डिफरेंस सिर्फ इतना होता था कि पहले महाराज के नजदीक जितना हो सकता है उतने नजदीक बैठता था और गुरु महाराज की तरफ देखता रहता था। बहुत खुश होता था मैं उनको देख के। पर उस दिन के बाद मैं गुरु जी महाराज के उस मंदिर में एम्पायर स्टेट में पिलर है, वो पिलर के पीछे छुप के बैठ जाता था ताकि महाराज से आई कांटेक्ट ना हो जाए। जाता था बिना आई कांटेक्ट के, माथा टेका और अपनी जगह में बैठ जाता था। लंगर प्रसाद लिया, बिना आई कांटेक्ट के महाराज का माथा टेका, आज्ञा दी और बाहर। ये सिलसिला कोई 3-4 हफ्ते चलता रहा। एक दिन जब मैं माथा टेकने गया, गुरु जी का पीछे जाके बैठ जा, वो पीछे जाके बैठ गए। तो जब कोई संगत तो अराउंड 50 के करीब होगी, गुरु जी ने बड़ी जोर से, मतलब काफी लाउड बोला महाराज ने, चलो चौधरी चलो, हो गया कनेक्शन, लाओ इंटरनेट ते करो गुरु नाल गल्ला। फिर उन्होंने इशारा करके बुलाया मुझे। फिर दोबारा कहा चौधरी हुण अपना कनेक्शन हो गया, हुण इंटरनेट लगाओ ते करो फिर साडे नाल गल्ला। मैं बाहर आया तो मुझे नहीं समझ आई कि इंटरनेट लगाओ का क्या मीनिंग है। इतना समझ आ गई कि कनेक्शन हो गया है। तो बाहर अर्जुन जी खड़े थे, मैंने उनको पूछा भाई यहाँ कोई गुरु महाराज की साइट भी है? वो कहने लगा हाँ क्यों, क्या हो गया? मैंने कहा ऐसे ऐसे गुरु जी ने कहा है। वो कहने लगे नहीं नहीं भैया, अब आपको का कनेक्शन गुरु महाराज से हो गया, अब आप देखना नजारे। एंड ही वाज राइट। उस दिन के बाद सच में नजारे ही देख रहे थे हम। जो सोचें, जो मीन्स जो
वो पूरा हो जाता था। सो मच सो कि किसी को अगर हम किसी के लिए थोड़ा बुरा सोचते थे तो उसके लिए बुरा हो जाता था। इसलिए जो महाराज को माथा टेकते थे, गुरु महाराज को कहते थे, गुरु जी मेरी सोच को सीधा रखना, मैं किसी के लिए बुरा ना सोच लूं कि उसके साथ बुरा हो जाए। आपने तो ऐसा अभ्यास कर दिया है कि जो सोचता हूं वो पूरा हो जाता है। जो मीन्स जो हमारी ऑल्दो कोई ज्यादा एम्बिशियस नहीं है हम, पर जितना महाराज ने दिया बहुत दिया है। तो ये चलता रहता था हमारे साथ। और हमारा ज्वेलरी का काम था, गोल्ड एंड सिल्वर एंड वेरी स्मॉल थिंग्स ऑफ डायमंड। एक दिन गायत्री आंटी को गुरुजी ने कहा, चौधरी ने क्या वधिया डायमंड का काम शुरू करे। तो उन्होंने आके मुझे कहा कि आप, गुरुजी ने कहा बढ़िया डायमंड का काम शुरू करो। मैंने गायत्री उसके लिए बहुत फंड्स चाहिए। वो कहने लगी मुझे नहीं कुछ पता, गुरुजी ने जो कहा मैंने आपको मैसेज दे दिया। मैंने कहा अच्छा, हमने सुन लिया आपका मैसेज, पर फंड्स होंगे तभी बिजनेस शुरू होते हैं ऐसे बड़ी बढ़िया डायमंड के। कोई 5-7 दिन के बाद गुरु महाराज ने फिर कहा, चौधरी ने कहता सी। गायत्री ने हाँ जी कह दिया था। उसने काम शुरू किया? नहीं गुरुजी, उन्होंने क्या काम शुरू करे। फिर उन्होंने आके मैसेज मुझे दिया। मैंने फिर वही कहा भाई उसके लिए तो बहुत फंड्स चाहिए। कुछ दिन के बाद फिर गुरुजी ने उससे पूछा कि चौधरी ने काम शुरू कर देता है। तो गायत्री ने कहा गुरुजी वो तो कह रहे थे फंड्स नहीं है। गुरुजी ने कहा तूने किया नहीं मैं जो। तो गायत्री आंटी ने मुझे बताया। भाई मैं बहुत खुश हो गया। मैंने कहा इसका मतलब फंड्स गुरुजी से अभी आएंगे। तो मैं उस वेट में बैठा रहा कि अब फंड्स आएंगे गुरुजी से तो हम बिजनेस शुरू करेंगे अपना डायमंड का, बढ़िया डायमंड का। क्योंकि उन दिनों में हम सुनते थे कि कुछ गुरु, कुछ बड़े बड़े ज्वेलर्स को जो यहाँ अपने फंड्स को लैंड करते हैं वेरी वेरी स्मॉल इंटरेस्ट के ऊपर। तो आई थॉट कि यहाँ भी गुरुजी से कोई फंड्स आएंगे। ऑल्दो कहीं ऐसा दिखता नहीं था क्योंकि वहां कोई डोनेशंस का किसी का कोई सिस्टम था ही नहीं गुरुजी के यहाँ। और अब गुरुजी ने कहा है तो नहीं समझ आई बात। थोड़े दिन बाद फिर गुरुजी ने ये कहा कि काम शुरू कर देता। गायत्री आंटी ने, गुरुजी वो तो फंड्स नहीं है कह रहे थे। गुरुजी ने छड़ पीछे उन्होंने नॉर्मल रेंज डायमंड तक काम शुरू करे। जब मुझे ये मैसेज मिला तो मैं समझ गया कि महाराज की ब्लेसिंग्स का फंड है ये, कोई कैश फंड नहीं आना गुरु महाराज से। बट महाराज के चाहे कैसे भी कहा हुए वर्ड्स हमेशा पूरे होते हैं। सेम डे मेरे पास एक कस्टमर आई, उनकी मैरिज थी। उन्होंने मुझे एडवांस दिया बिकॉज आई एम ए जेमोलॉजिस्ट। उनको मुझ पे फेथ था कि मैं डायमंड का अच्छा काम कर सकता हूँ। उन्होंने मुझसे डायमंड का सारा काम करवाया। और उस दिन के बाद के 2 साल के अंदर अंदर हमारा पूरा टोटल काम बिजनेस डायमंड में कन्वर्ट हो गया। टिल डेट वी आर डूइंग ओनली डायमंड बिजनेस। गुरु महाराज के तो इतना कहने से ही पता नहीं क्या का क्या हो जाता है। गुरु जी गायत्री आंटी से पूछा करती थी की कहता है चौधरी, ऑफ एंड ऑन पूछ लेते थे। और गायत्री आंटी मुझसे पूछ लेती थी आपको कुछ कहना है। मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग कुछ ना कुछ कह देता था। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा मैंने कुछ नहीं कहना। एक बार मैंने अपना ये शुगर लेवल टेस्ट करवाया था तो इट वाज 150। तो मेरी हिस्ट्री भी है थोड़ी जेनेटिकली। मैंने सोचा शायद मैं डायबिटिक है। तो मैंने गायत्री को कहा यार मुझे तो शुगर हो गई है। तो शी सेड कितनी? मैंने कहा 150। कहती 150 को शुगर होती है? मैंने कहा आप गुरुजी को कहो। वो कहने लगे नहीं मैं तो देखती हूँ 200 250 300 वाले शुगर वाले आते हैं, वहाँ 150 कोई शुगर नहीं होती। अब थोड़ी स्वीट्स खाओ 150 शुगर हो जाती है। मैंने कहा भी आपको गुरुजी ने पूछेंगे तो आप कह देना। जी सर मैं ये बात नहीं कह सकती। बट महाराज हमारे महाराज हैं। सेम डे गायत्री आंटी को वहां जाना पड़ा किसी काम से और गुरुजी ने फिर पूछ लिया की कहना है। तो उनको कहना पड़ गया। कहना गुरुजी वो उनको शुगर हो गई।
ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀ 150 ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਤੇ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ फिर कुल्फियां खाए। तो शाम को गायत्री आंटी जब वापस आई उन्होंने कहा बड़ी मुस्कुराते हुए कि मैंने कह दिया था गुरुजी को कि आपको शुगर हो गई है 150। गुरुजी कहते हैं कुल्फियां खाओ। मैंने कहा कुल्फियां, अरे क्या बोला था आपने गुरुजी को? 50 शुगर बोली थी या 150 बोली थी? शी स्माइल्ड एंड सेड अब खाओ कुल्फियां, गुरुजी के तो यही तरीके हैं। मैंने कहा ओके। तो कुछ दिन के बाद ही गुरुजी के यहाँ बर्थडे था गुरुजी का 7 जुलाई 2006। उसमें शायद फर्स्ट टाइम कुल्फियां भी डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी। तो हमने भी बड़े हैवी हार्ट से लाइन में रख के एक कुल्फी खा ली। भैया शुगर है मैं बहुत, तो कुल्फी खानी तो नहीं चाहिए पर खा ली। थोड़ी देर के बाद अर्जुन जी आए, कहने लगे भैया आपने कुल्फियां खा ली? मैंने कहा हाँ जी। कहने लगे कितनी? मैंने कहा कितनी क्या यार, एक। कहते भैया एक तो कुल्फी होती है, कुल्फियां मीन्स कम से कम 2, एटलीस्ट 2। मैं चुप हो गया। तो अर्जुन जी एक कुल्फी और लेके आए और उन्होंने मुझे दी, तो मैंने कुल्फी खा ली। मैंने कहा यार अब तो पता नहीं कितनी शुगर होगी। नेक्स्ट डे गुरुजी ने अर्जुन जी से पूछा कि उसने कुल्फियां खाई थी, तो अर्जुन जी ने सारी बात बताई। तो गुरुजी ने कहा उन्होंने अपनी शुगर टेस्ट कराए। तो अर्जुन जी आए मेरे पास, कहने लगे भैया गुरुजी कह रहे हैं कि अपनी शुगर टेस्ट करो। मैंने कहा यार गुरु महाराज हम तो कुछ किसी चींटी की टांग के बराबर भी नहीं है। इतनी संगत आती है, इतने वीवीआईपी आते हैं, वी आर जस्ट नथिंग। पर गुरुजी तो हर एक संगत के बारे में इतना सोचते हैं कि कमाल है कि मेरे बारे में ऐसी बात पूछ रहे हैं या कह रहे हैं, सोच रहे हैं। वो कहने लगे भैया आप दोबारा टेस्ट कराओ, गुरुजी ने कहा है। मैंने कहा यार अभी तो टेस्ट कराया था, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ। वो कह रहे नहीं भैया दोबारा टेस्ट कराओ। तो मैंने टेस्ट कराया, दैट वाज विद इन रेंज ऑफ 100। तो आज उस बात को अंदाजा कोई 18 साल हो गए, कोई भी शुगर नहीं है, वही 100 को क्रॉस नहीं करती कभी भी। ये गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स हैं। और सिर्फ कुल्फियां खाता हूँ, वो भी कहीं सत्संग होता है तो बाजार से परचेज करके नहीं, सिर्फ ऐसी कुल्फियां खाता हूँ। और गुरु महाराज की वो दवाई है, पर ये दवाई सबके लिए नहीं है। ये महाराज जिसको बोलते हैं ये सिर्फ उसके लिए एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं कि जिसको शुगर हो गई वो कुल्फियां खानी शुरू कर देगा। नो, महाराज की ब्लेसिंग्स जैसी होती हैं वैसे चलना पड़ता है। ऐसे महाराज पूछते रहते थे, जैसे मैंने कहा कि गुरुजी पूछते थे चौधरी की कहना है। तो गायत्री आंटी ने एक बारी पूछा कि आप कुछ कहना है? मैंने कहा हाँ गुरुजी के ना ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर है उस पे एक स्वरूप लगा हुआ है, वो मुझे बहुत पसंद है, वो स्वरूप चाहिए। तो उसी से कैसी कैसी आपकी भी डिमांड होती है, ये बात कोई कहने वाली है गुरुजी को? मैंने कहा गुरुजी को वही पूछेंगे तो कह देना। तो गुरुजी ने उनसे फिर पूछा तो उन्होंने कह दिया। गुरुजी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, उसको मलेर कोटला में है कोई फोटोग्राफर मल्होत्रा, ये उसकी बनी हुई है तो उससे मंगवा दो। तो मल्होत्रा जी को शायद फोन किया होगा क्या, आई डोंट नो। 2 दिन के अंदर अंदर वो कुरियर होके आ गए। उस टाइम पे कुरियर सर्विस शायद इतनी अच्छी थी नहीं, बट फिर भी महाराज की ब्लेसिंग्स थी, 2 दिन में आ गई। जब वो स्वरूप आ गई तो अर्जुन जी ने कहा भैया इससे ना साइन करा लो। गुरुजी ने साइन कर देते हैं कि ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, या कुछ भी है साइन कर देंगे। मैं बड़ा खुश हो गया। मैंने उसको एक सिल्वर के फ्रेम में लगाया, उसको फर्दर एक प्लास्टिक फोल्डर में डाला, एक नया पेन खरीद के डाल के उसको पेपर में रैप करके मंदिर चला गया गुरुजी के। गुरुजी उस दिन कैबिनेट पे बैठे हुए थे। गुरुजी का चौधरी हो गई ब्लेसिंग? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। मुझे तो समझ नहीं आई गुरुजी ने ऐसे इतनी जोर से क्यों बोला। लंगर प्रसाद किया, आज्ञा देने गया तो मैंने कहा गुरुजी है साइन कर दो इससे। गुरुजी कहते चौधरी ब्लेसिंग हो गई है। मैंने कहा जी वो तो हो गई पर साइन। गुरुजी कहते साइन में कर देंगा, ब्लेसिंग अच्छे रुक जाएंगी। मैंने हाथ जोड़ दी गुरुजी को। मैंने नहीं गुरुजी नहीं, फिर साइन मत करो,
आप इसको अपने हाथ में एक बार पकड़ लो। कहने ए ठीक है। उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा और उस पर नजर डाली, एक दो एंगल से घुमा के कहने जा ब्लेस कर देता। ये क्या कि अपने हमने शॉप पर रख दिया। उसके कोई 3-4 दिन के बाद मैं मंदिर में था, गायत्री आंटी शॉप पे थी, तो उनका मुझे फोन आया, कहती भैया आप कहाँ हो? मैंने कहा मैं तो मंदिर में हूँ। कहती मंदिर में? तो मंदिर में कहाँ? मैं तो मैं लंगर की वेटिंग में हूँ। तो शी सेड जल्दी से यहाँ आ जाओ शोरूम पे। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? कहती आप बस आ जाओ, कुछ दिखाना है। मैंने कहा बोल दो, मैं ऐसे नहीं आ सकता, बिना लंगर किए बिना आज्ञा दिए मैं नहीं आऊंगा। तो शी सेड उसमें से स्वरूप में से अमृत निकल रहा है। मुझे पता नहीं था तब तक कि अमृत क्या होता है। मैंने कहा अमृत क्या होता है? शी सेड ये महाराज के ब्लेसिंग्स हैं, वो उनकी फ्रेग्रेंस वाला पानी निकलता है। मैंने कहा यार इतने तो मैं तो टेक्निकली साउंड हूँ, साइंस भी ठीक ठाक से पढ़ी हुई है, हाउ इट्स पॉसिबल कि सिल्वर का फ्रेम है, ऊपर प्लास्टिक का उसके ऊपर कवर है, हाउ इट्स पॉसिबल, उसमें से कैसे निकल सकता है? शी सेड ये गुरु महाराज के चमत्कार होते हैं, आप आ जाओ। मुझे बिलीव नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं नहीं, आपने कुछ इत्र वगैरह तो नहीं डाल दिया उसके ऊपर? तो उनको गुस्सा आ गया, कहने लगी बात करो अपने ऑफिस बॉय से। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा गौतम क्या हो रहा है? कहता है अंकल जी वो उसमें से ना फोटो में से पानी निकल रहा है। मैंने कहा बेटा पानी कैसे निकल सकता है फोटो में से? कहते पता नहीं जी, उसमें तो गुलाबों की खुशबू भी है। समझ तो नहीं आई बात मेरे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी तो शॉप क्लोज करो, जाओ सुबह देखेंगे। सुबह जो ही शटर उठाया तो बहुत जबरदस्त फ्रेग्रेंस थी पूरे रूम में, और मैंने खुद भी देखा अपनी आंखों से कि बहुत हल्का हल्का उसमें से निकल रहा था। दिमाग काम नहीं किया भाई, हाउ इट्स पॉसिबल। तो उस दिन गायत्री आंटी से गुरु महाराज ने पूछा, हाँ फिर की कहना चौधरी? तो गायत्री जी ने कहा कि गुरुजी उसमें से तो अमृत निकल रहा है। तो गुरुजी ने कहा तू उन्होंने किया नहीं, ब्लेसिंग बड़ी के साइन बड़े? तो महाराज के ब्लेस करने के तरीके बहुत अलग अलग हैं, बहुत अलग हैं। हमें तो महाराज ने हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते ब्लेस करते रहे और हम ब्लेस होते रहे। ऐसा मजा कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो मेरी बेटी को उस टाइम 12th में थी, तो उसको बच्चे यंग बच्चे उनको पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं, तो ऊपर उनका कंसर्न बहुत होता है कि ये पिंपल्स नहीं होने चाहिए या ठीक हो जाने चाहिए। तो मुझे कहती थी कि पापा गुरुजी को बोलो। मैंने कहा बेटा मैं नहीं कह सकता, ये बातें कहने की नहीं होती, आपको खुद जाके कहना पड़ेगा। तो बड़ी अलग सी बच्ची है, तो कहने लगी नहीं पापा मेरा तो बोल नहीं पाती, गुरुजी के सामने जाती हूँ तो मेरे तो मुंह में जबान ही नहीं होती। मैंने कहा बेटा पर कहना आपको पड़ेगा, मैं आपको अच्छे से गुरुजी से मिलवा देता हूँ फ्री, ताकि थोड़े आप हो जाओ तो फिर आप कह देना। तो मान गई अच्छा ठीक है। तो मैं गुरुजी के पास उसको लेके गया। मैंने गुरुजी मेरी कुड़ी है। गुरुजी ने कहा ब्लेसिंग हो गई। नेक्स्ट डे फिर गया, मैंने कहा गुरुजी मेरी कुड़ी है। कहते हाँ ब्लेसिंग हो गई। ऐसे 5-6 बारी जब मैंने कहा, 7th टाइम गुरुजी ने कहा हाँ मैंने पता है तेरी कुड़ी है। तो नेक्स्ट टाइम फिर मैं गया, फिर मैंने कहा गुरुजी मेरी कुड़ी है। फिर उसके 2-3 बारी के बाद जब मैं गया तो गुरुजी ने कहा साडी कुड़ी है। व्हेन ही सेड साडी कुड़ी है, बस फिर मुझे समझ आ गई कि महाराज ये तो आपकी कुड़ी है, आप ही जानो अब इसका। और उस दिन के बाद पिंपल विंपल तो क्या कहाँ गए वो तो किसी को पता ही नहीं है। पर ये बात हमें दोबारा रियलाइज हुई 2021 में, जब उसकी मैरिज का टाइम आया। कुछ ऐसा वीजा वगैरह का प्रॉब्लम हुआ कि उनको मैरिज यूएसए में करनी पड़ी मेरी बेटी को। तो कोविड टाइम था, फ्लाइट्स वगैरह भी नहीं चल रही थी, पर उन्होंने रैंडम एक डेट सेलेक्ट कर दी 14 नवंबर से 2021 में हम मैरिज होगी।
तो हमने कहा मैरिज कैसे होगी वहां पे? तो वहां बत्रा अंकल हैं जो मंदिर को देखते हैं न्यू जर्सी के एडिसन में। तो मैंने बत्रा अंकल से बात करी। बत्रा अंकल ने कहा चौधरी जी तुम छोड़ दो, एक कुड़ी साडी है, असि अपने आप अरेंजमेंट कर लांगे, यू डोंट वरी। मैंने कहा हो सकता है पॉसिबिलिटी हम आ भी ना पाए। वो कहने लगे कि आप चिंता मत करो, हम उनके लोकल गार्जियन हम हैं। तो 14th की मैरिज थी, 10th को फ्लाइट शुरू हुई या 9th को, हम 10th को पहुंचे वहां और सारे अरेंजमेंट्स गुरु महाराज की संगत ने, बत्रा अंकल ने, उनकी वाइफ ने और एक आंटी थी, सब ने मिलके वहां, बहुत रेनू आंटी, उन्होंने सब ने बहुत अच्छे अरेंजमेंट किए, शायद हम भी नहीं कर सकते, और बहुत अच्छी मैरिज हुई। और जब वो मंडप भी सजा, वो मंदिर के अंदर ही था, माई फीलिंग वाज दैट ओनली, मैं तो फादर सिर्फ नाम का हूँ गुरु जी, बेटी तो आपकी है, कन्यादान तो आप ही कर रहे हो, मैं तो सिर्फ एक मीडिया हूँ। तो महाराज ने जो कह दिया है साडी कुड़ी है, तो उन्होंने साडी कुड़ी का कन्यादान भी किया। सो दैट वाज अ मोमेंट जिसका कोई बताना ही बहुत 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 मुश्किल है। एक बार हम बैठे थे तो गुरु जी कहते चौधरी हूं तू हफ्ते एक और आया कर, नवी संगत ਨੂੰ ਆਣ ਦਿਓ, ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਕਮਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ 2 ਦਿਨ ਤੇ ਆਣ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਤੂੰ 4 ਦਿਨ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ ਤਾਂ, नहीं तो तेरा एक दिन आना तुम। मैं फिर भी बहुत खुश था। मैंने कहा ये क्या कौन सी बड़ी बात है, यहीं हम पैदा हुए हैं, यहीं स्कूलिंग, यहीं कॉलेज, यहीं बिजनेस, एक संगत को लेके आना है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, हम रोज आ सकते हैं। पर जिस संगत को भी कहें वो हाँ हाँ तो कर दें, शाम होते होते तक वो किसी को कोई काम पड़ जाए, किसी को कोई काम, किसी को पार्टी है, किसी का कुछ है, जा ना पाए। और मैं अपने वीकली डे में जब जाता, गुरु महाराज को जो मत्था टेकता, गुरु जी कहते हाँ फिर आया नवी संगत। तो जैसे गुरु जी भी मुझसे पंगे दे रहे हो, हर बारी महाराज, हर एवरी वीक ही यूज्ड टू आस्क मी फिर नवी संगत में है। एक दिन जब मैं बहुत निराश हो गया कि कोई संगत आती नहीं, 4 दिन कोशिश करता रहता हूँ, कोई संगत ही आने को तैयार नहीं। मैंने गुरु जी जब तक तुम्हारी ब्लेसिंग नहीं होगी ना, नवी संगत ही नहीं आएगी। गुरु जी ने 10-15 सेकंड का पॉज दिया, कहते जा कल्याण कर देता। उनका सिर्फ इतना कहना कि कल्याण कर देता, उसके बाद जिस भी संगत से बात करें, जिस भी अपने फ्रेंड सर्कल में, बिजनेस सर्कल में बात करें, वो चल पड़ता था। इतना हो गया कि हमने उनकी बारियां बांधनी शुरू कर दी, भी आज तुम्हें ले जाएंगे, तुम्हें परसों ले जाएंगे, तुम्हें कल ले जाएंगे, नेक्स्ट वीक ले जाएंगे। तो गुरु जी के जो ही मत्था टेकते थे, गुरु जी पूछते थे इन्नू कितों फट गए हैं, मुझे ऐसे बोलते थे। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था कि वो संगत क्या सोचेगी। पर गुरु जी बड़े लाइट मोड में पूछ लेते थे ऐसे। तो एक बारी मैं अपने, क्योंकि मेरा तो यही होता था जिससे भी बात करनी है गुरु जी के बारे में बात करनी है। एक टाइम हम सोचते थे कि गायत्री आंटी को और कुछ नहीं पता सत्संग के सिवाय, अब हम ऐसे हो चुके हैं कि हमें भी कुछ नहीं आता सिर्फ गुरु महाराज के सत्संग के सिवाय। जो भी कहीं जहां भी बैठते हैं, चाहे पार्टी में जाएं, मैरिज में जाएं, कहीं भी जाएं, 10 मिनट के बाद हम भी गुरु जी महाराज की बातों पे आ जाते हैं, उनके सत्संग करने शुरू कर देते हैं। तो मैं क्लब में गया स्विमिंग करने, तो मैं स्विमिंग कर रहा था तो 2 आंटियां कह रही हैं कि आप तो बहुत अच्छी स्विमिंग करते हो, बैक फ्लोट बहुत अच्छा करते हो, हमें भी सिखा दो। आपने कहाँ से सीखा? मैंने कहा भाई ये तो सब गुरु महाराज की कृपा है, उनसे सीखा है। तो कहने लगे हमें भी ऐसे गुरु के पास ले जाओ, आपको भी ले जाएंगे, शाम को रेडी हो जाना। शाम को उनको गुरु महाराज के पास ले जा रहा था, तो वो सोच रही थी कि शायद मैं किसी स्विमिंग ट्रेनर के पास उनको लेके जा रहा हूँ।
और जब गए तो रास्ते मैंने उनको बता दिया गुरु महाराज हैं, यहाँ ऐसे ऐसे सिस्टम्स हैं ऐसे। तो कह रहे अच्छा ऐसे गुरु जी हैं? हाँ जी। तो पहुंचे जब गुरु जी कहने इन्होंने कितों पढ़ लिया है? मैं कहा गुरु जी क्लब में से। कहना क्लब तो कितों? मैं कहा गुरु जी स्विमिंग पूल तो गुरु जी बड़ा मुस्कुराए अच्छे से हंसे, कहते जाओ तो ब्रश कर देता। तो उनको ब्रश कर दिया। ऐसे बहुत लोगों को मैं ले गया और महाराज उनको ब्रश करते रहते थे। एक बारी मैं लाइन में लगा हुआ था तो गुरु महाराज कहते हैं चौधरी तो गुड़गांव शिफ्ट हो जा। मैंने कहा अच्छा जी। गुरु महाराज को तो अच्छा जी बोल दिया। तो रास्ते में अपनी वाइफ को क्या यार कैसे करेंगे, हम तो ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं और ज्वाइंट फैमिली में हमारे यहाँ कोई फ्रिक्शन भी नहीं है, ब्रदर्स में भाभीियों में किसी में भी, फादर मदर से भी कुछ भी नहीं है। तो क्या बोलेंगे हमारे पेरेंट्स की हम अब वी आर गेटिंग ओल्डर और तुम हमें छोड़ के जा रहे हो। बड़ी चिंता थी। मॉर्निंग में पर उठे, डैडी के पास में गया। मैं डैडी हमें ना गुड़गांव शिफ्ट होना है। कहती क्यों, ऐसे की तकलीफ है? मैंने कहा जी तकलीफ तो कुछ नहीं है, गुरुजी ने कहा है। डैडी कहना गुरुजी ने कहा है? यार फिर क्या सोचते हो? सो कूली सेड फिर की सोचते हो जाओ शिफ्ट। तो हम गुड़गांव में शिफ्ट हो गए। तो जब शिफ्ट होने का टाइम आया मैंने गुरुजी को कहा गुरुजी उन्होंने शिफ्ट होना है कदों हो जी? गुरुजी कहते विसाखी से हो जाओ। मैं कहा गुरुजी तुसी फिर आओगे ना? गुरुजी कहते चंगियां चीजां मंगिया कर। मुझे समझ नहीं आई, ये तो बड़ी चंगी चीज मांगी थी मैंने अपनी तरफ से। एनीवेज तो हम शिफ्ट हो गए। थोड़े दिनों के बाद गायत्री आंटी के थ्रू मैसेज आया कि चौधरी ने क्या है अपने से सत्संग करे। तो मुझे तो पता ही नहीं था सत्संग के बारे में भी, गुड़गांव के सत्संग का। तो गायत्री आंटी ने बताया मुझे कि इस बार मीरा जौहर आंटी के यहाँ हो रहा है, तो वहाँ कमांडर अंकल जो कोऑर्डिनेट करते हैं आप उनको जाके कह देना कि नेक्स्ट टाइम आपके यहाँ होगा। ठीक है। मैंने जाके कमांडर अंकल को बोला। कमांडर अंकल ने कहा नहीं है यहाँ ऐसे नहीं होता, आप नाम लिखवा दीजिए, शायद अक्टूबर नवंबर में कभी आपका नंबर आएगा। तो मैंने थोड़ा इंसिस्ट किया उनको कि हमने अभी अभी शिफ्ट किया है तो हमें करवाना है। तो शायद कोई बात नहीं, अगर बीच में कोई नहीं होगा तो मैं आई विल अकोमोडेट करके मैं बैठ गया। थोड़ी देर बाद गायत्री आंटी आई, कहने लगी कि बोल दिया आपने? मैंने कहा नहीं, वो तो अंकल कह रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर में कभी होगा। कहती आपने कहा नहीं कि गुरुजी ने कहा है? मैंने ये तो नहीं कहा। कहती चलो मेरे साथ। जब हम गए तो कमांडर अंकल कहने लगा अंकल कुछ आपको और बात करनी है तो मुझसे करो, इसके बारे में कोई बात नहीं होगी। मैं तो चुप हो गया। गायत्री आंटी ने कहा ये गुरुजी ने बोला है। वो कहने लगा गुरुजी ने कहा है? कहने लगा 5 साल हो गए हैं गुड़गांव में सत्संग होता है, महाराज ने कभी कोई इंटरफेयर नहीं किया। अगर गुरु महाराज ने कहा है तो ही सुप्रीम, तो आपके यहाँ ही होगा। आइए अंकल अनाउंस कर दीजिए। तो हमने अनाउंस कर दिया कि 27 मई को 2007 हमारे यहाँ सत्संग होगा। तो मैंने कमांडर अंकल से पूछा अंकल कितनी संगत होती है? कहने लगे 60, 70, 80 मैक्सिमम 100 होती है। हमने कहा अपने उस तरीके से ताकि अरेंजमेंट करेंगे प्रसाद का। तो गुरु महाराज से गायत्री आंटी के थ्रू रोज कुछ ना कुछ मैं पूछवाता था कि क्या होना चाहिए, और गुरु महाराज भी सब बताते रहते थे कैसी डेकोरेशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आपको घर पे ही करना है, कम्युनिटी सेंटर में नहीं करना, ज्यादा लेविश लंगर नहीं रखना, एक मिठा एक नमकीन। कहते हैं स्ट्रेस जो है सारा जोर सत्संग पे होना चाहिए, खाने पीने पे नहीं होना चाहिए। चाय प्रसाद एक मिठा एक नमकीन, वो भी हमने पूछ लिया क्या मीठा रखा जाए क्या नमकीन रखा जाए, वो भी महाराज ने बता दिया। अब हमने 100 का अरेंजमेंट करना था, करते करते हमारे से 125 के करीब का अरेंजमेंट हो गया। वी थॉट कोई बात नहीं, अगर बच जाएगा तो हम बांट देंगे। पर संगत तो उस दिन इतनी ज्यादा आई कि हमारे को बहुत मतलब दौड़ भाग करनी पड़ी, और उस टाइम गुड़गांव में कुछ ज्यादा था भी नहीं, तो इसलिए इधर उधर से करके जैसे तैसे अरेंज किया
मेरा बेटा और गायत्री आंटी दोनों ने बड़ी मेहनत करी और लंगर प्रसाद वगैरह जो भी था उसको कंप्लीट करवाया। और उसके बाद क्योंकि मेरा डे था संडे का जाने का, तो मैं गुरुजी महाराज को थैंक्स कहने मंदिर गया। गुरुजी ने ऐसे उंगली करके बुलाया, हाँ किस तरह ये गेट टुगेदर? मैं कहा गुरुजी बहुत अच्छी रही। कितनी संगत सी? मैं कहा गुरुजी 240। कहते तू गिननी सी? मैं कहा हाँ जी गुरुजी। कहते किस तरह? मैं कहा गुरुजी जुतियां गिनिया सी होना दिया। गुरुजी बड़ा से कहते बह जा फिर। उन्होंने महाराज ने उस रात को मुझे 3:30 बजे तक बिठाया और जाते जाते महाराज ने अपनी जुत्ती मेरे हाथ में दे दी। कहते चौधरी चक प्रसाद ते ऐश कर तो फिर करी चल। एंड दैट्स इट। यही महाराज के आखिरी वर्ड थे और सच यही है, हम ऐश कर रहे हैं और करते ही जा रहे हैं। जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत जी, आपने चौधरी अंकल जी का बहुत ही ब्यूटीफुल अनोखा सत्संग सुना कि गुरु जी उनको सारे वहमों से कैसे बाहर निकालते हैं। और आज चौधरी अंकल गुरु जी की अनंत भक्ति करते हैं, सेवा सत्संग सिमरन करते हैं। हमें भी चाहिए कि बाहरी वहमों से बाहर निकले और गुरु जी का सत्संग सेवा सिमरन करें, जिसमें हमारा और हमारे परिवार का कल्याण निश्चित है। जय गुरु जी। अंकल जी, आपने बहुत ही अच्छा सुंदर गुरु जी का सत्संग सुनाया, आपका थैंक यू सो मच। और आगे भी ऐसे गुरु जी आपको ब्लेस करते रहें। चौधरी अंकल जी फिर आप आएँ और गुरु जी का सत्संग सुनाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सिमरन में बहुत ताकत होती है, इसलिए जब भी समय मिले गुरु जी का लख लख शुक्राना करते रहिए। गुरु जी का नाम जहाज है, इसमें जो चढ़ जाता है वो पार उतर जाता है। जय गुरु जी। आइए सिमरन का अर्थ समझते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, ध्यान से पूरा सत्संग सुनते रहें, गुरु जी आपको बहुत ब्लेस करेंगे। जय गुरु जी। सिमरन क्यों करना चाहिए, आगे सुनते हैं। एक बार की बात है, एक भक्त के दिल में आया कि गुरु महाराज जी को रात में देखना चाहिए कि क्या वो भी भजन सिमरन करते हैं। वो रात को गुरु महाराज जी के कमरे की खिड़की के पास खड़ा हो गया। गुरु महाराज जी रात 9:30 बजे तक भोजन और बाकी काम करके अपने कमरे में आ गए। वो भक्त देखता है कि गुरु महाराज जी एक पैर पर खड़े होकर भजन सिमरन करने लग गए। वो कितनी देर तक देखता रहा और फिर थक कर खिड़की के बाहर ही सो गया। 3 घंटे बाद जब उसकी आंख खुली तो वो देखता है कि गुरु महाराज जी अभी भी एक पैर पर खड़े होकर सिमरन कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद गुरु महाराज जी भजन सिमरन से उठकर थोड़ी देर कमरे में ही इधर उधर घूमे और फिर दोनों पैरों पर खड़े होकर भजन सिमरन करने लगे। यह सब देखकर भक्त बहुत भयभीत हो रहा था और बहुत आश्चर्यचकित में पड़ रहा था कि क्या इतना कठिन तपस्या करना पड़ता है। वो भक्त सब कुछ देखता रहा और देखते देखते उसकी आंख लग गई और वह भक्त सो गया। गुरु जी की प्यारी संगत जी, जब फिर उसकी आंख खुली तो 4 घंटे बीत चुके थे और अब गुरु महाराज जी बैठकर भजन सिमरन अभी भी कर रहे थे। थोड़ी देर में सुबह हो गई और गुरु महाराज जी उठकर तैयार हुए और सुबह की सैर चले गए। वो भक्त भी गुरु महाराज जी के पीछे ही लग चला गया और रास्ते में गुरु जी को रोककर हाथ जोड़कर भक्त बोलता है कि गुरु महाराज जी, मैं सारी रात आपको खिड़की से देख रहा था कि आप रात में कितना भजन सिमरन करते हैं। गुरु महाराज जी हंस पड़े और बोले, बेटा देख लिया तुमने फिर? वो भक्त बहुत शर्मिंदा हुआ संगत जी और बोला कि गुरु महाराज जी सब कुछ देख लिया, पर मुझे एक बात अभी भी समझ में नहीं आई कि आप पहले एक पैर पर खड़े होकर भजन सिमरन करते रहे, फिर आप दोनों पैरों पर और आखिर में बैठकर जैसे कि भजन सिमरन करने को आप बोलते हो, ऐसा क्यों? गुरु जी की प्यारी संगत जी, आगे गुरु महाराज जी बोले, बेटा एक पैर पर खड़े होकर मुझे उन सत्संगियों के लिए
खुद भजन सिमरन करना पड़ता है, जिन्होंने नाम दान लिया है मगर बिल्कुल भी भजन सिमरन नहीं करते। दोनों पैरों पर खड़े होकर मैं उन सत्संगियों के लिए भजन सिमरन करता हूँ जो भजन सिमरन में तो बैठते हैं मगर पूरा समय नहीं देते हैं। संगत जी, आगे क्या होता है, बेटा जिनको दान मिलता है, गुरुजी महाराज बताते हैं कि बेटा जिनको दान मिलता है उनका जवाब सत्पूर्वक को मुझे देना पड़ता है, क्योंकि मैंने उसकी जिम्मेदारी ले ली है नाम देकर। जय गुरुजी। संगत जी आगे, और आखिर में मैं बैठकर भजन सिमरन करता हूँ। गुरुजी बोले, वो मैं खुद के लिए करता हूँ, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे नाम दान दिया था और मैं नहीं चाहता कि उनको मेरी जवाबदारी देनी पड़े। वो भक्त यह सब सुनकर एकदम संगत जी सुन और आश्चर्यचकित में पड़ गया। तो साथ संगत जी, अगर हम लोगों को नाम दान मिला है तो पूरा समय देना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्मों का लेखा जोखा हमारे गुरु नाम देते समय अपने पास ले लेते हैं और हम पर विश्वास होता है कि हम भजन सिमरन को समय देंगे, इसलिए हमें उनके विश्वास पर पूरा उतरना चाहिए, क्योंकि जवाबदारी हमारे सद्गुरु महाराज जी को देनी पड़ती है। इसीलिए हमें भजन सिमरन रोज करना चाहिए, पूरा वक्त देना चाहिए। जितना आप सिमरन करेंगे उतना ज़्यादा आपका कल्याण होता चला जाएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत जी, हम सभी मानव हैं और यही गुरु जी से अरदास करते हैं कि गुरु जी आपके सत्संग में आते हैं, सेवा सिमरन भक्ति करते हैं, हमें सुख चाहिए, शांति चाहिए, खुशियाँ चाहिए। तो आइए संगत जी जानते हैं सुख का सूत्र कि हमें सुख कैसे मिलता है। आप आगे ध्यान से पूरा सत्संग सुनते रहें। जय गुरु जी। एक व्यक्ति अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव दुख से छूटने का कोई उपाय बताइए। शिष्य ने थोड़े शब्दों में बहुत बड़ा प्रश्न किया। जय गुरु जी। संगत जी, दुखों की दुनिया में जीना, लेकिन उसी से मुक्ति का उपाय भी ढूंढना बहुत मुश्किल प्रश्न था। गुरु ने कहा, एक काम करो, जो आदमी सबसे सुखी है उसके पहने हुए जूते लेकर आओ, फिर मैं तुझे दुख से छूटने का उपाय बता दूंगा। शिष्य चला गया। एक घर में जाकर पूछा, भाई तुम तो बहुत सुखी लगते हो, अपने जूते सिर्फ आज के लिए मुझे दे दो। उसने कहा, कमाल करते हो भाई, मेरा पड़ोसी इतना बदमाश है कि क्या कहूँ। ऐसी स्थिति में मैं सुखी कैसे रह सकता हूँ। मैं तो बहुत दुखी इंसान हूँ, बहुत परेशान इंसान हूँ, इसलिए तुम दूसरे के घर जाओ। अतः वह दूसरे घर गया। दूसरा बोला, अब क्या कहूँ भाई, सुख की बात तो ही मत करो, मैं तो पत्नी की वजह से बहुत परेशान रहता हूँ। ऐसी जिंदगी बिताने से तो अच्छा है कि कहीं जाकर साधु बन जाऊं। सुखी आदमी देखना चाहते हो तो किसी और घर जाओ, ऐसा उसने कहा। फिर वह भक्त तीसरे घर गया, चौथे घर गया। किसी की पत्नी के पास गया तो वह पति को क्रूर बताती, पति के पास गया तो वह पत्नी को दोषी कहता, पिता के पास गया तो वह पुत्र को बदमाश बताता, पुत्र के पास गया तो पिता की वजह से खुद को दुखी बताता। सैकड़ों हजारों घरों के चक्कर लगा आया। सुखी आदमी के जूते मिलना तो दूर की बात, खुद के ही जूते संगत जी घिस गए। शाम को वह गुरुजी के पास आया और बोला, मैं तो घूमते घूमते गुरु महाराज जी परेशान हो गया हूँ और अब थक हार भी गया हूँ। न तो कोई सुखी मिला और न सुखी आदमी के जूते मिले। अतः गुरुजी ने पूछा, लोग क्यों दुखी हैं, क्या तुम्हें पता चला? उन्हें किस बात का दुख है?
तुम्हें उन लोगों ने बताया? उसने कहा, गुरुजी, किसी का पड़ोसी खराब है, कोई पत्नी से परेशान है, कोई पति से दुखी है, तो कोई पुत्र से परेशान है। आज हर आदमी दूसरे आदमी के कारण दुख भोग रहा है, यही सत्य है। जय गुरुजी। फिर गुरुजी ने बताया, सुख का सूत्र है, दूसरे की ओर नहीं देखना है, बल्कि अपनी ओर देखो, इसमें सुख है। खुद में झांको, ये सुख है। खुद की काबिलियत पर गौर करो, यही सुख है। प्रतिस्पर्धा करनी है तो खुद से करो, ये सुख है। दूसरों से नहीं करना है। जीवन दूसरी यात्रा है, ये सुख है। दूसरों को देखकर अपने रास्ते मत बदलो, उसमें सुखी रहोगे। खुद को सुनो, तभी सुखी रहोगे। खुद को देखो, तभी सुखी रहोगे। यही सुख का असली सूत्र है। जिसने पालन किया इसको, वह सुखी है। शिष्य बोला, महाराज जी, बात तो आपकी बिल्कुल सत्य है, लेकिन यही आप मुझे सुबह भी बता सकते थे। फिर इतनी परिक्रमा आपने क्यों करवाई गुरुजी? गुरुजी ने कहा, बस सत्य दुष्पाच्य होता है। सत्य जल्दी नहीं पचता है, वह सीधा नहीं पचता। अगर यह बात मैं सुबह बता देता तो तू हरगिज नहीं जानता और न ही मानता, बल्कि भटक जाता। इसलिए जब स्वयं अनुभव कर लिया, सबकी परिक्रमा कर ली, सबके चक्कर लगा लिए, तो सारी बातें तुम्हें स्वयं समझ में आ गई। अब ये बात तुम पूरे जीवन में कभी नहीं भूलोगे, इसीलिए तुम्हें इतनी परिक्रमा करनी पड़ी। जब खुद ठोकर लगती है तभी ज्ञान आता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसीलिए गुरुजी कहते थे, जब भी मेरे दरबार में आया करो तो अपने दिमाग और जूतिया सब बाहर निकाल के आया करो। तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा जूतिया किसी काम का नहीं है। गुरु के दर में आए हो, गुरु की सुनो, इसी में कल्याण है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत मिलकर बोलो, जय गुरुजी। संगत जी, आपने सुना कि सुख हमें कहाँ से और कैसे मिलता है। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का चैनल है गुरुजी सत्संग बड़े मंदिर ब्लेसिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर लीजिए। गुरुजी का सत्संग जैसे ही आएगा आपको तुरंत मिल जाएगा। संगत जी, आपसे और हाथ जोड़कर निवेदन है, इस सत्संग को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जितना आप शेयर करेंगे अन्य संगत भी गुरुजी का ब्लेसिंग पाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप आगे और सत्संग सुनते रहें गुरुजी का। जय गुरुजी। दूसरे सत्संग में मिलते हैं। संगत जी, गुरुजी आपको स्वस्थ रखें, मस्त रखें, यही गुरुजी से मैं जुगनू प्रसाद बिन अरदास करता हूँ। जो हॉस्पिटल में हैं वो जल्दी घर आ जाएं, जो घर पे हैं वो सुखी रहें। जाने अनजाने में गुरुजी सत्संग के दौरान जो कोई गलतियां हुई हों, भूल चूक हुई हों, गुरुजी अपना बालक, अपना बच्चा समझ के माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।